दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट पेश हुआ है 2022-23 का। ये जो बजट स्पीच है इसमें से आपके लिए हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट्स निकल के सामने आते हैं, उन पर हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एमपीपीएससी का हो, व्यापम का हो या फिर आपके अन्य जो विभाग अलग अलग एग्जाम कराते हैं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इस जो बजट भाषण की स्पीच को हम शुरू करते हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो वित्तीय वर्ष है 2022-23 उसके लिए बजट पेश किया गया है। और यहाँ पर उन्होंने का कहना है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए इस बजट को हम पेश कर रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में रूपांतरित करने के लिए ये हमें प्रेरित करेगा। अगली जो दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना पूरा होने तक ना हम रुकेंगे ना थकेंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस वर्ष आज़ादी के हम अमृत महोत्सव को मना रहे हैं और सभी अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए हैं। और एक बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है, बहुत बड़ा कोट उन्होंने जो कह सकते हैं, इस प्रकार की लाइनें दो कहीं चार लाइनें जो बोली हैं उन्होंने, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। ये दोस्तों वहाँ पर उन्होंने कहा है। और यहाँ पर आर्थिक परिदृश्य की दोस्तों अगर हम बात करें तो क्या कहा है कि विश्वव्यापी जो कोविड की आपदा थी, विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोविड की महा आपदा अवधि वर्ष 2020 में विश्व एवं भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आंकड़े जारी किए हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आईएमएफ का कहना था कि जो महा आपदा की अवधि थी 2020, उसमें विश्व और भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे आईएमएफ के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर शेयर करिएगा। आईएमएफ क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सभी जानकारियाँ जरूर शेयर करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। जो भी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर विजिट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगली जो बात हम जानते हैं वो है कि हमारी सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणाम स्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव सीमित करने में हम सफल रहे हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के वेबसाइट पर वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में हमारे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अन्य राज्यों की औसत वृद्धि दर से काफ़ी बेहतर रही है। संपूर्ण देश की वृद्धि दर से लगभग 4.7% अधिक रही है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2020-21 की बात चल रही है। भारत सरकार की जो वेबसाइट है उसके अनुसार बात चल रही है। 2020-21 में हमारी जो वृद्धि दर है, प्रदेश की वृद्धि दर संपूर्ण देश की वृद्धि दर से 4.7% अधिक रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये एक पत्रिका है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसके जनवरी 2022 के प्रतिवेदन के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021 में आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता आने पर 5.9% की जो वृद्धि है वो अनुमानित है। तो ये कहना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था में 9% की वृद्धि अनुमानित है। तो मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में 9% की वृद्धि अनुमानित है, ये कहना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि रहेगी उससे भी 3.1% दोस्तों अधिक रहेगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से 3.1% अधिक रहेगी। और यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक रहने का अनुमान जताया गया है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने पिछले बजट की बात की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुँचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारा प्रदेश समुचित योगदान देगा। उन्होंने उल्लेख किया था कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पहली बार 10 ट्रिलियन रुपए अर्थात 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगी। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सदन को अवगत कराते हुए मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में निरंतर श्रेष्ठ अर्थ प्रबंधन से हमारा प्रदेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कहा है कि विगत समय में कोविड का कहर चरम पर रहा है। कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना का बृहद स्तर पर विस्तार किया गया है।
पहले 35 जिला चिकित्सालयों में गहन चिकित्सा इकाई उपलब्ध थी। अब यह सुविधा सभी जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध है। चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला चिकित्सालयों में गहन चिकित्सा इकाई में बिस्तरों की जो संख्या थी पहले 601 थी, जिसे अब 7 गुना बढ़ा दिया गया है और 4446 किया गया है। इन स्वास्थ्य संस्थाओं में LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की क्षमता 89 मीट्रिक टन से 4 गुना बढ़ाकर 395 मीट्रिक टन की गई है। इसके अतिरिक्त 223 PSA प्लांट भी स्थापित किए जा रहे हैं। सभी जिला अस्पतालों में CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों, जो बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके मामले में हर एक राज्य ने कदम उठाए हैं, केंद्र ने भी कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो पहले 35 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी 35 जिलों में ही जो इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, गहन चिकित्सा इकाई जिसे ICU बोलते हैं, वो उपलब्ध थी। लेकिन अब प्रदेश के हर एक जिला चिकित्सालय में ये इंटेंसिव केयर यूनिट ICU की जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध हो गई है। चिकित्सा महाविद्यालय होते हैं, जिला चिकित्सालय होते हैं, उनमें जो बिस्तरों की संख्या जो पहले थी दोस्तों वो 601 थी मात्र, अब इसको 7 टाइम्स बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने और 4446 किया गया है। और इन स्वास्थ्य संस्थाओं में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को भी दोस्तों बढ़ाया गया है। पहले 89 मीट्रिक टन होती थी, अभी 395 मीट्रिक टन की गई है और 223 PSA प्लांट भी इन्होंने स्थापित किए गए हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे काफ़ी गवर्नमेंट ने अपने एफर्ट लगाए हैं और इन एफर्ट्स के कारण ही दोस्तों आज ये स्थिति आई है कि ये जो संख्या है ये 7 गुना बढ़ गई है। और PSA का फुल फॉर्म क्या होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों अगला और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि ऑपरेशन गंगा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी संभव हो पाई है ऑपरेशन गंगा के माध्यम से। मध्य प्रदेश के 500 से अधिक नागरिक सकुशल घर लौट आए हैं। संकट की इस घड़ी में सरकार हर कदम पर जनता के साथ खड़ी है, तो ऑपरेशन गंगा भी ये इस बजट में जो है बात की गई। दोस्तों अगली और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि कोविड के समय माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने, यानी जो वित्त मंत्री जी कह रहे हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप 2023 तैयार किया। तो क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप तैयार किया था, तो इसी से प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया और इस रोड मैप के तहत जो उन्होंने प्रदेश की जो विकास है उसकी परिकल्पना की और उसकी परिकल्पना के उन्होंने 4 स्तंभ बनाए हैं। तो 4 जो स्तंभ बनाए हैं दोस्तों ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, आत्मनिर्भर पहले भारत हो है, तो आत्मनिर्भर भारत से जो प्रेरणा ली है वो मध्य प्रदेश ने ली है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की, और एक रोड मैप तैयार किया है 2023 के लिए। इस रोड मैप के तहत प्रदेश की जो विकास है उसकी परिकल्पना के 4 अलग अलग स्तंभ बनाए हैं। पहला है भौतिक अधोसंरचना, दूसरा है अर्थव्यवस्था, तीसरा है रोजगार, चौथा है आपका देखिए यहाँ पर दूसरा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार है, तीसरा है स्वास्थ्य और शिक्षा, चौथा सुशासन है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट EE आप याद रख सकते हैं, और हेल्थ एंड एजुकेशन, और लास्ट है आपका सुशासन। तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो गुड गवर्नेंस बोलते हैं सुशासन को, गुड गवर्नेंस। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहला हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, I से आप याद रख सकते हैं IEE यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक्स, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया हेल्थ एंड एजुकेशन, और चौथा हो गया आपका जो है गुड गवर्नेंस। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, पहला स्तंभ कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है। दोस्तों अगला और महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो है अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ की अगर हम बात करें तो माँ नर्मदा के उद्गम स्थल से ये प्रारंभ हुआ है और अंतिम छोर तक ये जाएगा। तो नर्मदा प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। ये पथ प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आर्थिक विकास के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। दूसरा है शासकीय भवनों के निर्माण की गति बढ़ाने के लिए एक नवीन कंपनी मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पृथक से क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल का गठन प्रस्तावित है। तो दो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ पर याद हुए। पहला हुआ अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ की बात करें तो माँ नर्मदा के जो उद्गम स्थल है वहाँ से प्रारंभ होकर अंतिम छोर तक इसका निर्माण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है कि मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका जो है गठन किया गया है। ये जो है शासकीय जो भवन का निर्माण होता है उनके की गति बढ़ाने के लिए ये कंपनी बना रही है गवर्नमेंट अपनी, उसका निर्माण उसके गठन का फैसला किया गया है। और उनकी जो निर्माण कार्य हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो, इसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल का भी गठन किया जाना प्रस्तावित है। अभी किया गया नहीं है, प्रस्तावित है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। दोस्तों अगला और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रिलेटेड है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनवरी 2022 तक 3048 किलोमीटर सड़कें और 140 पुलों का निर्माण इस योजना के अंतर्गत किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इतने जो फैक्ट हैं, जो डीपली फैक्ट हैं, वो कभी एग्जाम में नहीं पूछते कि कितना निर्माण किया गया है, कितने पुल, ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं। वो यहाँ से आपका सिर्फ ये पूछेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो लॉन्च ईयर है वो क्या है, ये कब लॉन्च हुई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये 2000 में लॉन्च हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों इसके उस समय प्रधानमंत्री थे जब ये योजना लॉन्च हुई थी। दोस्तों सिंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंचाई क्षमता कितनी थी, अभी कितनी है और कितने तक पहुंचाना लक्षित है, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो 2003 की दोस्तों अगर हम बात करें तो 2003 में 7,68,000 हेक्टेयर, बहुत कम क्षेत्रफल है, 7,68,000 हेक्टेयर में सिंचाई उस समय दोस्तों होती। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें बेसिकली तो 7,68,000 हेक्टेयर में 2003 में सिंचाई होती थी। अभी अगर हम बात करें तो सिंचाई की जो कुल क्षमता है उसको 43 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। अभी जो क्षमता है वो 43 लाख हेक्टेयर हो गई है और इसको जो है 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना लक्षित है। दोस्तों मैंने काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। देखिए 2003 में क्या क्षमता थी, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जा सकता। अभी कितनी क्षमता है ये पूछा जा सकता है। तो अभी जो है वो 43 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षमता हो गई है और 2025 तक कितने हेक्टेयर तक पहुंचाना लक्षित है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना लक्षित है, ये दोस्तों यहाँ पर जरूर आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों और महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर हम बात करते हैं तो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 23,21,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की 27 बृहद, 46 मध्यम और 288 लघु सिंचाई परियोजनाएं जो हैं वो निर्माणाधीन है। नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत लगभग 20,50,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की 37 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे बट महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यहाँ पर अगली बात जो दोस्तों है वो केन बेतवा लिंक परियोजना को लेके है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना एक महत्वाकांक्षी नेशनल परियोजना, तो याद रखिएगा ये कोई प्रदेश स्तर की परियोजना नहीं है, एक राष्ट्रीय लेवल की परियोजना है। इससे उत्तर प्रदेश को भी लाभ होगा, मध्य प्रदेश को भी लाभ होगा और बुंदेलखंड जो रीजन है वो मध्य प्रदेश में भी आता है, यूपी में भी आता है। तो बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने का ये महाअभियान है। मध्य प्रदेश को 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई और 41 लाख आबादी हेतु पेयजल मिलेगा और 123 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्राप्त होगा। इस परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रोजेक्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना, आप लोग जरूर इसके बारे में और भी जानिएगा, लेकिन यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये इसके लिए जो है यहाँ पर 44,605 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। दोस्तों अगला जो फैक्ट है वो आपको एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि नए कुछ परियोजनाएं हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नर्मदा से सिंचाई के मामले में अगर हम बात करें, कई सारे जलप्रपात हैं जो नर्मदा नदी पर होते हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 8,000 करोड़ की लागत से एक चिंकी बोरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना, ये नरसिंहपुर रायसेन में ये है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि चिंकी बोरास संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर, किस जिले में है, तो नरसिंहपुर रायसेन में ये है। नरसिंहपुर और रायसेन आपको यहाँ पर लगाना है।
और एक है साबेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, ये खरगोन इंदौर के जो है निर्माण कार्य शीघ्र पूरे किए जाएंगे। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और यहाँ पर इससे क्या लाभ होगा, ये इससे क्वेश्चन नहीं आते। दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 1790 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण हुआ है, जिनसे 7370 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित हुई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए 1790 जो जल संग्रहण संरचनाएं हैं, अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा कुछ कुएं का निर्माण हो रहा है, कहीं पे कुछ खेतों में कुछ गड्ढों का निर्माण होता है, जिससे कि उनको सिंचाई के लिए जल की सुविधा मिल जाती है। तो ये दोस्तों यहाँ पर बात करें तो ये शुरू हुआ है और 7370 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकसित हुई है। और अगर 2022-23 में अगर हम बात करें तो 9267 करोड़ रुपए का इसमें अनुमान है जो इसके लिए अलॉट किए जाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो पेयजल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले अगर आप देखें तो उन्होंने कहा था कि महिलाओं को घर से बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए उनके घर घर तक पानी पहुंचाने का ये जो है अभियान उन्होंने चलाया है। तो काफ़ी सारे जो है बात उन्होंने की है, जल क्रांति की बात की है उन्होंने, विकेंद्रीकरण की बात की है उन्होंने, विलेज ड्रिवन, वुमन ड्रिवन, ये सब बातें उन्होंने की हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जल जीवन मिशन की बात उन्होंने की है। उसके पहले हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में दोस्तों लॉन्च हुई थी और मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन इसको जो है दोस्तों यहाँ पर इसके अंडर ये काम करती है। तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, कब लॉन्च हुई थी, 2015 में लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों जल जीवन मिशन के बारे में भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य दोस्तों यही है कि जल जीवन मिशन के तहत आपको जो है आपके घर तक नलों में जल पहुँचाया जाएगा। तो ये इसका दोस्तों उद्देश्य है जल जीवन मिशन का। तो यहाँ पर दोस्तों आगे बात करें तो बुरहानपुर ज़िले के सभी गांवों की बात की गई है, उनमें 100% घरों को जल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। बुरहानपुर ज़िला हर घर जल जिनाब बन गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हर एक घर में जल जो है दोस्तों बुरहानपुर में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हर घर जल जिला कौन सा बन गया है, तो बुरहानपुर आप याद रखिएगा, नाम इसका जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, ऊर्जा के बारे में है फैक्ट। तो यहाँ पर बात करें तो प्रदेश में लघु और सूक्ष्म उद्योगों सहित सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिदिन औसतन 10 घंटे विद्युत प्रदान किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के साथ साथ घरेलू एवं कृषि कार्य के लिए इस वित्तीय वर्ष में लगभग रुपये 21,000 करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है, ताकि प्रदेश के नागरिकों को सस्ती दर पर निरंतर बिजली मिल सके। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कितनी सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है, तो 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर आप फैक्ट देख सकते हैं कि प्रदेश में विद्युत क्षमता कितनी हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश में 31 दिसंबर 2021 की स्थिति में विद्युत क्षमता बढ़कर 21,451 मेगावाट हो गई है। दिनांक 24 दिसंबर 2021 को प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक 15,692 मेगावाट शीर्ष मांग की आपूर्ति की गई। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि प्रदेश में अभी तक सर्वाधिक विद्युत मांग कितनी है, तो 15,692 मेगावाट। 24 दिसंबर 2021 वो डेट है, इसको भी याद रखना है जिस दिन ये मांग हुई थी, 15,692 मेगावाट, ठीक है। और अभी जो विद्युत क्षमता बढ़कर 21,451 मेगावाट हो गई है, ठीक है, विद्युत क्षमता बढ़कर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो 41 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 41 की। तो भारत सरकार द्वारा जारी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को प्रदेश में लागू किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटर की स्थापना तथा अधोसंरचना विकास के कार्य किए जाएंगे। आगामी 4 वर्षों में इस योजना अंतर्गत रुपये 15,434 करोड़ के कार्य किए जाना लक्षित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 2,500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ये पॉइंट नंबर 41 में है, इसमें स्मार्ट मीटर की बात की गई है
और रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्टर स्कीम की बात की गई है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र की। ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार और सुधार के लिए ताप विद्युत गृह निर्माण, पारेषण लाइनों का विस्तार, उच्च दाब उपकेंद्रों का निर्माण, उपपारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, वितरण लाइनों का विस्तार, वितरण ट्रांसफरों के मीटरीकरण तथा उनके फेल होने की दर को कम करने के लिए तथा वितरण ट्रांसफार्मर लगाए जाने की योजनाओं के लिए 8,418 करोड़ के निवेश के कार्यक्रम की भी बात की गई है। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 43 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है 2070 तक हम बात करें तो नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य देश के समक्ष उन्होंने रखा है। मध्य प्रदेश इस लक्ष्य की प्राप्ति में समुचित योगदान देगा। प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है वो 5,100 मेगावाट तक पहुँच गई है। इसमें पवन ऊर्जा का 2,444 मेगावाट, सौर ऊर्जा का 2,432 मेगावाट, बायोमास का 119 मेगावाट और लघु जल विद्युत परियोजनाओं का 99 मेगावाट का योगदान है। तो थोड़ा सा यहाँ पर फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो 2070 की बात करें तो 2070 तक नेट जीरो एमिशन की बात की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और ये जो लक्ष्य है देश के समक्ष उन्होंने रखा है और इस लक्ष्य में की प्राप्ति में समुचित योगदान मध्य प्रदेश देगा। बात करें तो नवकरणीय ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी जो क्षमता है वो 5,100 मेगावाट तक पहुँच गई है। पवन ऊर्जा की देखिए, नवकरणीय ऊर्जा में अलग अलग ऊर्जा आ जाती है, जिसमें पवन ऊर्जा आ जाती है, सौर ऊर्जा आ जाती है, इसमें बायोमास से आ जाती है, जो एनर्जी हम लेते हैं, जल विद्युत परियोजनाएं भी इसमें आ जाती हैं। तो बेसिक फैक्ट क्या है? बेसिक फैक्ट ये है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा कि 2070 तक क्या लक्ष्य रखा गया है, तो नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा गया है। फिर क्वेश्चन ये बनेगा नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, 2070 तक के लिए, और इस लक्ष्य की प्राप्ति में मध्य प्रदेश योगदान देगा, ये तो बात है ही। और नवकरणीय ऊर्जा में सबसे ज़्यादा किस जो है किससे जो है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो नवकरणीय ऊर्जा में किसका योगदान सबसे ज़्यादा है, तो पवन ऊर्जा, बायोमास, आपका जल विद्युत। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का जो योगदान है वो है 2,444 मेगावाट। पवन ऊर्जा से सबसे ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी में पवन ऊर्जा से सबसे ज़्यादा हम बिजली प्राप्त कर रहे हैं। सौर ऊर्जा से फिर हम दूसरे नंबर पर 2,432 मेगावाट ले रहे हैं। बायोमास से भी हम एनर्जी ले रहे हैं 119 मेगावाट की, और लघु जो मतलब बहुत ही छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनसे 99 मेगावाट की हम विद्युत ले रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सागर जिले से बनेगा। सागर जिले में लगभग 1,500 मेगावाट क्षमता की सौर पार्क परियोजना, ओमकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावाट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना, छतरपुर में 1,500 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है। प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन और एवं सोलर हाइब्रिड योग परियोजना की स्थापना की जा रही है। वैश्विक पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो 1,500 मेगावाट की सौर पार्क परियोजना कहाँ पर लगेगी, वो सागर में लगेगी। ओमकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना लगेगी, और छतरपुर में 1,500 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने की जो कार्यवाही है वो प्रचलित है। 750 मेगावाट क्षमता की पवन और सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। वैश्विक पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों यहाँ पर ये था हमारा पार्ट 1। इसमें हमने अभी सिर्फ 11 जो पेजेस हैं उन्हीं को हमने अभी रीड किया है, उनको डिस्कस किया है। इनके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा। ये सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं धीरे धीरे आपके पास आएंगे। लगभग 4 वीडियोज़ में हम इस पूरे बजट को कवर करेंगे, और फिर उसके बाद इसका एक कंबाइंड वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए, ये जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।